फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का 10वां वीडियो है। अभी तक हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के पिछले 9 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और ये 10वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स की। तो पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी और इसके जो है उसका अगला पार्ट है। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स को अगर पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो जो नवा पार्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास का वो पहला, और ये जो 10वां भाग है आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का, ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स का दूसरा पार्ट है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स भाग 1 में हमने बात की थी सर जॉर्ज बार्लो तक की। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उसके बाद के गवर्नर जनरल्स की। तो जॉर्ज बार्लो के बाद जो गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो कार्यकाल रहा वो 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड मिंटो कार्यकाल जिनका था 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी। इनके कार्यकाल की जो मुख्य बात थी वो ये थी कि इसके कार्यकाल में पर्सिया के जो शाह थे उससे संधि हुई, जिसमें जो मुख्य निर्णय हुआ वह यह निर्णय हुआ कि पर्सिया के शाह से जो संधि हुई इसमें निर्णय हुआ कि कंपनी की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी सेना शाह के राज्य से नहीं गुजरेगी। कोई भी विदेशी सेना के गुजरने से पहले कंपनी को सूचित करना होगा और कंपनी से अनुमति लेनी होगी। ये जो था पर्सिया की संधि का मुख्य नियम था। जो मुख्य बात हुई वो ये थी कि बिना कंपनी की अनुमति के कोई भी विदेशी सेना शाह के राज्य से नहीं गुजरेगी। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि मेटकाफ और राणा रणजीत सिंह के मध्य हुई। जो अमृतसर की संधि हुई राणा रणजीत सिंह और मेटकाफ के मध्य हुई, जिसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो पार्ट 8 में आधुनिक भारतीय इतिहास भाग 8 में कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उस पर विजिट कर सकते हैं। उसकी लिंक भी हम इस वीडियो में डाल देंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। 1813 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही चार्टर एक्ट पारित हुआ और चार्टर एक्ट जो था वो 1813 ईस्वी पारित हुआ। और एक अन्य बात जो रही वो ये थी कि लॉर्ड मिंटो प्रथम ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोहों को समाप्त किया। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था वो भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही पारित हुआ और लॉर्ड मिंटो प्रथम ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया। आगे बात करते हैं। जो कार्यकाल हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग्स का हुआ। हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक रहा। के कार्यकाल के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे तो इसने हस्तक्षेप नीति की जो है समाप्ति कर दी। हस्तक्षेप नीति जिसका आरंभ सर जॉन शोर ने किया था, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, उसकी समाप्ति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कर दी और भारत में राजनीतिक एकता को बल प्रदान किया। तो इसने हस्तक्षेप नीति को समाप्त करके भारत में राजनीतिक एकता में बल प्रदान किया। 1814 से 1816 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध हुए, जिसमें नेपाल के शासक अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण किया। इसके कार्यकाल का मुख्य युद्ध था जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल के जो शासक थे अमर सिंह थापा, उसने आत्मसमर्पण किया। 1816 ईस्वी में गोरखा और अंग्रेजों के मध्य संगोली की संधि हुई। तो संगोली की जो संधि हुई उस पर नजर डालते हैं। तो संगोली की संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला और नैनीताल पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया। तो ये जो थी संगोली की संधि की मुख्य विशेषता थी। इसने पिंडरियों का सफलतापूर्वक दमन किया। बात करते हैं पिंडरी कौन थे। तो पिंडरी जो थे दक्षिण भारत के घुड़सवार पठान थे, तो उनका दमन भी सफलतापूर्वक लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। पिंडरियों के मुख्य नेताओं की अगर बात करते हैं तो उसमें वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान जो है वो मुख्य पिंडारी नेता थे। इसके बाद आगे बात करते हैं। मराठा शक्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल में कर दिया। तो मराठा शक्तियों की जो पूर्ण समाप्ति हुई वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई।
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कुल 28 युद्ध किए अपने कार्यकाल में। इसने कुल 28 युद्ध 28 युद्ध किए और 160 किलों को विजित किया और इसने 28 युद्ध करके 160 किले जीते। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा का आरंभ किया गया। 1820 ईस्वी में जिस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था, गवर्नर जो था थॉमस मुनरो, उसके द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा का आरंभ किया गया। 1799 ईस्वी में जो प्रेस प्रतिबंध था, ईस्वी के प्रेस प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। जो 1799 ईस्वी का प्रेस प्रतिबंध था उसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल की जो मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद जो गवर्नर जनरल हुआ वो लॉर्ड एम्स्टर्ड, जिसका कार्यकाल 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल पर नजर डालते हैं तो इसके कार्यकाल में जो मुख्य विशेषताएं रही वो इस प्रकार थी कि इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, अंग्रेजों और वर्मा का प्रथम युद्ध हुआ, जो 1824 ईस्वी से लेकर 1826 ईस्वी तक लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई। 1828 ईस्वी में यानडूब की संधि के साथ जो आंग्ल बर्मा युद्ध था उसकी समाप्ति हो गई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर के सैनिक विद्रोह इसी के कार्यकाल में हुआ। जो 1824 ईस्वी का बैरकपुर सैनिक विद्रोह था वो इसी के कार्यकाल में हुआ और इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, क्योंकि जो वर्मा का युद्ध था उस युद्ध में समुद्र पार जाकर युद्ध करना था। तो अंग्रेजी सैनिक जो भारतीय सैनिक जो है वो इसको अपने धर्म के खिलाफ मानते थे, समुद्र पार जाकर युद्ध करना भारतीय सैनिक अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। नतीजन उन्होंने इसका विद्रोह किया, किंतु इसने जो है इस विद्रोह का दमन किया और इस दमन करने का जो इसका तरीका था, इसने सारे भारतीय सैनिक जिन्होंने इसका जो सैनिक विद्रोह किया था बैरकपुर का, उसके जितने भी सैनिक थे सबको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका कार्यकाल भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहा और इससे बहुत ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। इसका कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ उसके अनुसार जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जितने अभी हमने पिछले वीडियोस में और इसमें बात की, इस वीडियो में अभी तक के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नतीजन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी रहा, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल की प्रमुख विशेषताओं पर। तो इसने प्रांतीय न्यायालयों को समाप्त कर दिया। जो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी उनको समाप्त कर दिया और संभागीय न्यायालयों की स्थापना की। प्रांतीय न्यायालयों को समाप्त करके संभागीय न्यायालयों की स्थापना की। मुकदमा दायर करने में देसी भाषाओं के प्रयोग का विकल्प भी प्रदान किया। इसने जो न्याय के क्षेत्र में जो दो मुख्य बातें की वो ये की कि इसने प्रांतीय न्यायालयों को समाप्त करके संभागीय न्यायालयों की स्थापना की और मुकदमा दायर करने में देसी भाषाओं के प्रयोग का भी विकल्प इसने प्रदान किया। आगे बात करते हैं राजा राम मोहन के सहयोग से इसने सती प्रथा को दिसंबर 1829 ईस्वी में कानून पारित करके, जो कानून की धारा 17 थी उसके तहत इसने जो विधवाओं थी उनके जलाए जाने पर पूर्णतया रोक लगा दी और इसने इस प्रकार जो है सती प्रथा को समाप्त किया। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग के साथ सती प्रथा की जो समाप्ति हुई वो दिसंबर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में कानून पारित कर की गई, जिसकी धारा 17 थी। जो कानून की धारा 17 के तहत विधवाओं को जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर लेवल के एग्जाम्स में ये सवाल महत्व रखता है। कई बार पूछा गया और बहुत बार पूछा भी जाता है। आगे बात करते हैं 1830 ईस्वी में
पहले यह कानून सिर्फ बंगाल में लागू था। इसके बाद 1830 ईस्वी में यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। जो धारा 17 थी वह पूरे देश में लागू हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन और स्थानीय रियासतों की मदद से, जो स्थानीय रियासतें थीं उनकी मदद से और कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा, जो भारत में बहुत अधिक क्रूर रूप ले चुकी थी, उसकी समाप्ति भी कर दी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल की जो एक मुख्य विशेषता अन्य थी वह यह थी कि 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन और स्थानीय रियासतों की मदद से इसने ठगी प्रथा का भी अंत किया। 1830 ईस्वी में रणजीत सिंह से संधि की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर, 1832 ईस्वी में मध्य कोचर, 1832 ईस्वी में जैतियों और 1834 ईस्वी में कुर्ग के प्रशासन की अव्यवस्थाओं के कारण, ये जो चार राज्य थे मैसूर, मध्य कोचर, जैती और कुर्ग, यहाँ की प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने कार्यकाल में मुख्य जो सीमा विस्तार किया वो इस प्रकार था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अंतर्गत सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया और योग्यता के आधार पर सेवा को प्रदान किया जाने लगा। जो योग्यता को सेवा का आधार बनाया गया, मतलब जो जितना योग्य होगा उसको उसी प्रकार की सेवाएं मतलब उसी प्रकार का पद प्रदान किया जाएगा। जो पहले भेदभाव व्याप्त था उसकी समाप्ति हुई 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार, जिसकी धारा 87 थी। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम और उच्च प्रशासनिक कार्यों की भाषा चुना। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम और उच्च प्रशासनिक कार्य की भाषा कब चुनी गई और किसकी अनुशंसा पर चुनी गई और किसके कार्यकाल में चुनी गई, ये तीन महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं। तो ये जो है 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम और उच्च प्रशासनिक कार्यों की भाषा चुनी गई। 1834 ईस्वी में अंग्रेजी प्रांत का निर्माण कराया और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जिसकी चर्चा हमने पहले अभी की है। इसके बाद बात करते हैं चार्ल्स मेटकाफ। हालांकि इसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष ही था, लेकिन 1 वर्ष में इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसने 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट पारित किया, जिसमें समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। जो इसके 1 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने 1835 में प्रेस एक्ट पारित किया, जिससे समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। परिणाम स्वरूप इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की। लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका कार्यकाल 1836 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में जो मुख्य घटनाएं हुई वो इस प्रकार थी कि इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जो 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक रहा। ये 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख गया है, तो इसको 5 नहीं पढ़ेंगे, तो 1838 ईस्वी से और 1842 ईस्वी तक रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। जो 1838 से 1842 के मध्य जो अफगान युद्ध चले अंग्रेजों के साथ, उसमें अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लॉर्ड ऑकलैंड ने शिक्षा का आधार क्षेत्रीय भाषा रखा। जो प्रारंभिक शिक्षा थी, शुरुआत की शिक्षा थी, उसका आधार क्षेत्रीय भाषा रखा। शिक्षा के क्षेत्र में इसने अनेक छात्रवृत्तियों की भी योजना आरंभ की। 1839 ईस्वी में इसने मंडावी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और अंग्रेजी राज्य का विस्तार किया। 1839 ईस्वी में एक कलकत्ता से दिल्ली तक के ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत की और जहां पर रोड नहीं था वहां पर रोड का निर्माण कराया। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं थी।
फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम जानेंगे लॉर्ड एलनबरो और उसके आगे के गवर्नर जनरल्स की। अभी पिछले वीडियो मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास भाग 9 और भाग 10 से हमने गवर्नर जनरल्स, कंपनी का दीर्घ गवर्नर जनरल्स के बारे में सीखा है। और अगला वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम लॉर्ड एलनबरो और उसके आगे के गवर्नर जनरल्स के बारे में जानेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।